प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष मालती जोशी जी के लिखे लघु उपन्यास मन न भय 10-20 का भाग 2 लेकर। दोस्तों, उपन्यास को शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी कहानियों को सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। तो शुरू करते हैं। मन न भये 10-20। दीदी माँ के साथ बाहर के कमरे में गई और दूसरे ही क्षण लौट आई। अब क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या था? मैंने तो पहले ही कहा था कि साड़ी पहन लो, अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ तो सब अपनी मर्जी के मालिक है ना, माँ बुदबुदाई। उस समय माँ को बुरी तरह घुड़क देने वाली दीदी अब चुपचाप कपड़े बदलने चली गई थी। जरा उनके पास बैठ तो बाहर, तेरे पापा तो उठकर चल गए हैं। ठीक तो था, पापा नहीं सह पाए होंगे ये अपमान, कोई भी नहीं सह पाएगा। मेरे जाते ही वे उठने को हुए और एकदम संभल गए। मैं समझा रेखा है। दीदी तैयार हो रही है, मैंने सपाट स्वर में कहा। वे चुपचाप कुर्सी पर आसन बदलते रहे, अधीरता से कभी दीवार घड़ी को और कभी कलाई घड़ी को देखते रहे। शी टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वे बुदबुदाए। दीदी तो समय से तैयार हो गई थी, देर तो आपकी जिद के कारण हो रही है, मैंने उद्धत स्वर में कहा। पहली बार ही समझदारी बरत लेती तो दूसरी बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। क्यों, नासमझी की कौन सी बात हुई है? सलवार सूट कोई गैर वाजिब ड्रेस है क्या? जानते हैं, पंजाब में दुल्हन फेरे तक इसी पोशाक में लेती है। मैं पंजाबी नहीं हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और आपकी ये मॉस्को वाली भाभी, वे तो शायद इतने भी कपड़े नहीं पहनती हो। मैं रूसी भी नहीं हूँ, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं और मेरा परिवार खालिस हिंदुस्तानी है और रेखा उसी परिवार की बहू की हैसियत से वहाँ जा रही है। अच्छा हुआ दीदी बाहर आ गई और यह अप्रिय प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। दीदी ने माँ की एक कामदार बनारसी साड़ी पहन रखी थी, बालों में ढेर सारा तेल डालकर कसकर जूड़ा बांध लिया था, हाथों में ढेर सी चूड़ियाँ डाल ली थी और गले में मोती की सतलड़ी। अब तो ठीक है? उन्होंने व्यंग से पूछा। अभी कहाँ दीदी, मैंने कहा और उठकर साड़ी के चौड़े बॉर्डर से सिर खूब आगे तक ढाक दिया। अब ठीक है, पता तो चले कि खानदान की बहू चली आ रही है। मुझे आग्नेय दृष्टि से घूरते हुए चले गए कार्तिक, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पौरुषेय अधिकार और अहंकार का प्रतीक यह देव पुरुष मेरी दृष्टि में कई सीढ़ियां नीचे उतर आया था। हो सकता था मेरी उद्दंडता से ये शादी टूट भी जाती, पर उसका भी मुझे दुख नहीं था, शायद किसी को भी नहीं होता। माँ को छोड़ कोई भी इस शादी से खुश नहीं है, यहाँ तक कि दीदी भी नहीं। लेकिन फिर मिमियाती सी उनके पीछे क्यों चली गई? ए छोकरी, चला अपनी पार्टी उड़ जाए, मैंने चौंक कर देखा। भाई ने पूरी सेंट्रल टेबल प्लेटों से भर ली थी और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, जबकि मेरा अपना मूड एकदम ऑफ हो रहा था। भाई का मन रखने के लिए मैं भी एक कुर्सी लेकर बैठ गई। सबसे पहले मैंने रसगुल्ला उठाया, मेरी फेवरेट डिश थी, पर मुंह में रखते ही उसका स्वाद कड़वा हो गया। फिर दिन भर की दौड़ धूप याद आते ही मेरा पारा फिर चढ़ने लगा। भाई, मैंने तेज में कहा, ये पीली कोठी वाले आखिर हमें समझते क्या हैं? वे हमें संसार का सबसे निकृष्ट जीव समझते हैं, भाई ने शांति से एक समोसा गपकते हुए कहा। अगर हम इतने निकृष्ट हैं तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने की क्या जरूरत थी? मैं इस तरह ताव खा रही थी जैसे सामने दीदी के ससुर ही बैठे हों। देखो शिखा, बात यह है कि छोटे घर की बहू लाने में बड़ी सुविधा रहती है। सुविधा? हाँ, एक तो सुंदर सी बहू मिल जाती है, फिर वो और उसके घर वाले जिंदगी भर दबे रहते हैं। क्यों दबे रहेंगे? कोई उनके घर का खा रखा है?
सच, दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा है आज। एक बार तो अकड़ जाती, उन्हें भी तो पता चलता कि हम में भी कुछ स्पार्क है। गूंगी गाय की तरह चली गई चुपचाप। तू होती तो तू भी चली जाती। मैं? माय फुट। आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है भाई। होती क्यों नहीं है, पर उससे भी बड़ी एक चीज़ होती है, सुरक्षित भविष्य। होती होगी, पर अपना सम्मान देकर कोई उसे खरीदता नहीं। अभी छोटी है ना तू, थोड़ी समझ आ जाएगी तो जान जाएगी कि किसी भी कीमत पर यह सौदा महंगा नहीं है। किसी भी कीमत पर। और दीदी कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। भाई, मैंने कहा, जानते हैं दीदी ने एक दिन क्या कहा था? कह रही थी कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है। शिखा, भाई ने शांत स्वर में केला छीलते हुए कहा, तूने कभी किसी बलि पशु को इतने इत्मीनान से वेदी की ओर जाते देखा है? अपनी 5 बहनों में माँ सबसे सुंदर थी। अभी उनके रूप की आभा वैसी ही है। परिस्थितियाँ या चढ़ती आयु उसे ज़रा भी धुंधला नहीं कर पाई थी। लेकिन नाना जी इतने बड़े आदमी नहीं थे कि उनकी अपार रूप संपदा के साथ न्याय कर पाते। अपनी समझ से उन्हें खाते पीते घर के इकलौते डिप्लोमाधारी बेटे से ब्याह कर वे संतुष्ट हो गए थे। पिता की इस अक्षमता को माँ कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब भी कभी प्रसंग छिड़ता, वह निशंक होकर अपना आक्रोश उगल देती। हम लोग सुनने वाले भी हतप्रभ रह जाते। इसलिए जैसे माँ ने कसम ले ली थी कि वे अपने बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। दीदी के लिए तो उन्होंने बरसों पहले से कहना शुरू कर दिया था कि देखना, इसके लिए ऐसा दूल्हा लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और माँ ने अपना कहा सच करके दिखाया। पर इधर कुछ दिनों से उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। बाजार इतना ऊंचा चढ़ गया था कि एस्टिमेट बार बार गड़बड़ा रहा था। फिर सगाई से शादी तक का फासला बेवजह लंबा खींचता चला जा रहा है। उसे निभाते हुए माँ के छक्के छूट रहे थे। रस्म रिवाज निभाने में कितने रुपए फूंक गए थे, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं था। और फिर वहाँ से नित नए सुझाव, नए संकेत मिल रहे थे। लगता था इससे तो अच्छा था हार्ड केस तय हो जाता, एक मुश्त देकर छुट्टी पा जाते। पापा शुरू से इस संबंध के विरुद्ध थे, पर माँ ने आदित्य मामा की सलाह से ये रिश्ता पक्का किया था। उन्हीं के बैंक में कार्तिक थे और मामा जी जानते थे कि लड़का होनहार है। वैसे भी आदित्य मामा की बात इस घर में पत्थर की लकीर थी। गुणी आदमी थे, हर समस्या का समाधान उनके पास था। यूँ तो बहुत दूर दराज के भाई थे माँ के, पर एक ही शहर में होने से अपनापा बहुत था। फिर भी कभी कभी लगता कि माँ का उनके प्रति भक्ति भाव कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। भाई तो बहुत चिढ़ते, पिकनिक का प्रोग्राम हो या सिनेमा का, मामा जी साथ है तो भाई घर पर ही रहेंगे। अगर मामा जी का परिवार खाने पर आ रहा है तो भाई दिन भर बाहर रहेंगे। अगर पढ़ते हुए कोई यह कह दे कि पत्रिका मामा जी के यहाँ से आई है तो ऐसे छोड़ देंगे जैसे जलता हुआ अंगारा हो। पिछले दिनों माँ ने 2-4 बार दबी जुबान में कहा था, हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। आदित्य कह रहे थे बैंक में छोटी मोटी पोस्ट पर लगाए देते हैं, फिर परीक्षाएं देते रहना। भाई सुनते ही एकदम बिफर उठते थे। फुटपाथ पर भीख मांग लूंगा माँ, पर वहाँ नौकरी नहीं करूँगा। छोटी थी तो भाई का यह आचरण बड़ा अस्वाभाविक सा लगता था। मामा जी के बंगले का, कार का, टीवी का ये ऐसा आकर्षण था, पर जब से होश संभाला है तब से लगता है मैं भी लड़का होती काश, तो भाई की तरह खुलकर कह सकती, आई हैड पापा नॉट फॉर हिज पॉवर्टी बट फॉर हिज पैशंस। उन्हीं स्वनाम धन्य आदित्य मामा का एकाएक ट्रांसफ़र हो गया था और माँ परेशान हो रही थी कि अब कैसे क्या होगा। उस दिन माँ शाम को दफ्तर से लौटकर चाय पी रही थी। मैं और दीदी भी उनका साथ दे रहे थे। पापा उसी समय बाहर से लौटे। पापा का कहीं भी आना जाना इतना चुपचाप होता था कि घर में कोई गहमा गहमी नहीं होती थी। मैंने ही आवाज़ देकर उन्हें चाय के लिए टेबल पर बुला लिया।
बाएं हाथ से अपना कप उठाते हुए दाएं हाथ से उन्होंने जेब से कुछ निकाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, ये कुछ रुपए हैं, रेखा की शादी के लिए रख छोड़े थे। शिखा की करोगी तब भी कुछ देने की कोशिश करूँगा। मैंने नज़र उठाकर देखा, बैंक ड्राफ्ट था, 15,000 का, माँ के नाम। हम सभी स्तब्ध थे। पापा जो इतने बेचारे से थे, छोटी मोटी फरमाइशें लेकर भी जिनके पास जाते संकोच होता था, वे इतनी रकम एक साथ दे सकते हैं। उनका इतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। सच तो ये है कि उनका इस प्रकार तटस्थ भाव से रुपए देना बड़ी अजीब सी बात थी, पर इस पर हमने गौर ही नहीं किया। बचपन से ही जब भी कुछ करने की कल्पना की है, जहन में माँ की तस्वीर ही उभरी है। घर का माहौल ही ऐसा बन गया था। पापा का जो भी योगदान था वो इतना मौन होता था कि कभी सतह पर आया ही नहीं। इस स्थिति को माँ ने ही जन्म दिया था। सारी समस्याओं की सलीब कंध पर उठाकर वे अकेली ही घूमती रही। उनकी बातचीत का लहजा तक मैं से भरपूर हो गया था। मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया, मैंने ट्यूटर से बात की, मैंने वाइट वॉश करवाया, मैं डिस्टेम्पर करवाऊंगी, मैंने अमुक लड़का रिजेक्ट किया, मैंने ये रिश्ता पक्का किया। घर, परिवार, बच्चे, कोई भी विषय हो, पापा को साथ लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। शादी भी उन्होंने अपने बलबूते पर तय की थी, पर उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। संकट की इस घड़ी में पापा उन्हें देवदूत से लगे हों तो आश्चर्य नहीं। 15,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी आयोजन को देखते हुए, पर उसी के सहारे वे पापा को पा गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि हमारी बेटी की शादी है। पूरे विवाह समारोह में वे पापा पर इस तरह निर्भर रही कि देखकर अच्छा लगा। पहली बार लगा कि पापा बहैसियत पापा इस घर में हैं। दीदी पता नहीं कैसी होती जा रही थी। घर में इतनी इतनी बातें हो रही है, पर उन्हें जैसे किसी से कोई सरोकार नहीं। उनके ससुराल से रोज अजीब अजीब प्रस्ताव चले आते हैं। सुनते ही हर कोई रोष से उबल पड़ता है, पर उन पर कोई असर नहीं होता। वे एक शहीदाना भाव चेहरे पर ओढ़े चुपचाप हमारी भाग दौड़, हमारी परेशानियां देखती रहती। सबसे ज़्यादा हैरत तो उस दिन हुई जिस दिन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। ये मकान हम लोगों के लिए सिर्फ ईंट गारे की इमारत तो नहीं थी। इसमें हमारी जाने कितनी भावुक भावनाएं जुड़ी हैं। सबसे ज़्यादा हैरत तो उस दिन हुई जिस दिन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। ये मकान हम लोगों के लिए सिर्फ ईंट गारे की इमारत तो नहीं है। इससे हमारी जाने कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है। ये दादी माँ की एकमात्र निशानी है, उनके गाढ़े पसीने की कमाई है। कठिन से कठिन समय में भी पापा ने इसे हाथ नहीं लगाया था, पर दीदी की शादी में ये भी तय हो गया। उसे बैंक के पास रहन रखने का सुझाव आदित्य मामा ने ही दिया था। सुनते ही मेरे कलेजे पर तो सांप लौट गया था। रजिस्ट्री पेपर्स पर हस्ताक्षर करते हुए पापा की आंखें छलछला आई थी, पर दीदी के चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं उभरी। वे जड़वत बैठी रही, जैसे यह सारी उठापटक किसी और के लिए हो रही हो। दिनों दिन एक अबूझ पहेली बनती जा रही है वो। अभी पिछले मंगलवार की बात है, मैं बड़े मनोयोग से स्काई लार्क का अप्रिशिएशन लिख रही थी। दूसरे दिन ट्यूटोरियल था। हमेशा अच्छे से अच्छा लेने का मेरा नियम था। आज भी मैं अपनी सारी प्रतिभा उड़ेलकर लेख को अधिक से अधिक जीवन बनाने का प्रयास कर रही थी, पर दीदी के कारण सब गड़बड़ हो गया। उन्होंने तो इन दिनों पढ़ने लिखने की छुट्टी कर रखी है। मजे से आराम कुर्सी पर लेटी गुनगुना रही थी। हाथ में नीटा मस्किट की कोई नॉवेल थी। तिपाई पर मसूरी से आया ताज़ा पत्र पड़ा हुआ था। मसूरी से इन दिनों पत्रों का तांता लगा हुआ था। जैसे कार्तिक इतनी दूरी से भी अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाहते। दीदी नियम से पत्रों का उत्तर देती और फुर्सत से बैठकर दर्द भरे गीत गाया करती। उनकी ये संगीत साधना ही कभी कभी सिरदर्द बन जाती है। अभी मेरा मन हुआ कहूँ, दीदी प्लीज थोड़ा तो रहम करो। माना आप बहुत बड़ी डांसर है, पर गाना आपके बस का नहीं है।
इसे हम गरीबों के लिए छोड़ दो। पहले वाली बात होती तो बेधड़क कह देती और दीदी से तुर्की बतुर्की जवाब भी मिल जाता, पर अब कहते एकदम संकोच हो गया कि दीदी पता नहीं क्या सोच लेंगी कि मुझे अपने सुरीले कंठ पर नाज हो गया है, तभी ऐसा कह रही हूँ। नाज तो सचमुच है। ईश्वर ने 2 ही 4 चीजें तो ऐसी दी है जिन पर नाज किया जा सके, बाकी तो सब खातों में जमा शून्य ही है। मेरा संगीत और दीदी का नृत्य दोनों ही परिवार के लिए गर्व का विषय था। दीदी के साथ हमेशा मैं ही गाया करती थी। दिन भर हम लोग रिहर्सलों में खोए रहते। तब इस बात की कसम भूतरी पड़ जाती कि मैं कभी दीदी की तरह नृत्य नहीं कर सकूंगी। पर इधर 2-3 वर्षों से दीदी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी आवाज बहुत महीन है, वाद्य यंत्रों में खो जाती है। नृत्य के साथ तो ऊंचपूर्ण स्वर चाहिए, तभी बात बनती है। उनके इस निर्णय से मैं तो एकदम बुझ सी गई थी। अपने पर से विश्वास ही उठ गया था। पर बहुत शीघ्र ही पता चल गया कि दीदी को संगत के लिए एक दैवी स्वर प्राप्त हो गया है। प्राप्त क्या हो गया है, वो तो नृत्य के साथ साथ उनके मन प्राणों में व्यापता चला जा रहा है। उस कंठ से निकली प्रत्येक पंक्ति उनके गले का हार बन गई है। उस समय भी वे बागेश्री का गला घोंटते हुए गा रही थी, ऊधो मन न भये 10-20। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे गई। अपनी कुर्सी उठाकर मैंने उनकी कुर्सी के सामने रख दी। आवाज दी, दीदी एक बात पूछनी थी। क्या? तुम्हारे कितने मन है, कभी हिसाब तो लगाओ। वे जैसे एक बार ये सिहर उठी, फिर धीरे से बोली, मन तो एक ही है रे, पर बढ़ गया है। उनकी इस स्पष्टोक्ति से दंग रह गई मैं। फिर कुछ और गुस्ताख लहजे में पूछ ही लिया, दीदी कभी आराम से बैठकर तौल कर देखो, पलड़ा किसका भारी है, कार्तिक का या? कार्तिक इसमें कहीं नहीं है पगली, मैं तो माँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। माँ? आश्चर्य से भरकर मैंने पूछा, माँ के लिए सोचने की ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? यही तो, माँ के लिए कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं समझी हम लोगों ने। सदा उन्हें कटघरे में खड़ा करके ही देखा है, परंतु हमारा भविष्य सुधारने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है, इसकी ओर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। एक अकेली औरत जिम्मेदारियों का हिमालय ढोती चली आ रही है और उसे हमने कभी मन भरकर प्यार नहीं दिया। वी हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। हमारी सारी सहानुभूति पापा के साथ रही। कभी कभी लगता है ये भी पापा की साजिश रही है। आर्थिक असुरक्षा का ऐसा बोझ माँ के मन मस्तिष्क पर डाल दिया कि उनकी ममता के सारे स्रोत सूख गए और बच्चों की सारी गुडविल इन्होंने हड़प ली। मन हुआ चीख कर कहूं, दीदी किस आर्थिक असुरक्षा की बात कर रही हो तुम? पापा ऐसे अकर्मण्य तो नहीं थे। उनके पंख माँ ने ही काट दिए हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए पापा के करियर की बलि दी है। पर वो गुडविल हड़पने वाला फिक्रा मन में अभी ताज़ा था, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, दीदी सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खटते हैं, अपने अपने ढंग से खटते हैं। उनके सारे परिश्रम के मूल में यही भावना रहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। माँ की सारी तपस्या के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा। इसलिए पूछती हूँ दीदी, क्या तुम खुश हो? वे एक बारगी सिहर उठी, फिर एक लंबी सांस लेकर दार्शनिक अंदाज में बोली, मेरा सुख मेरी खुशी तो अब सपना हो गया है रे, पर मैं हर कीमत पर माँ को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती जिनसे उन्हें ठेस पहुंचे। गलत काम की तुम्हारी परिभाषा क्या है? मैंने तेज में आकर कहा। एक सीधे साधे इंसान को तुमने चकरघन्नी बनाकर छोड़ दिया है। क्या बहुत अच्छा काम है ये? तुम उसे मुक्ति क्यों नहीं देती? क्या उसका कैरियर चौपट करके ही दम लोगी? दीदी चुप। और एक वे साहब बहादुर है, बड़े विद्वान बनते हैं। पता नहीं ईश्वर ने उन्हें आंखें भी दी है या नहीं। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे पत्रों में छिपा हुआ झूठ वे एक बार भी पकड़ नहीं पाए। आश्चर्य होता है, और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तुम पर होता है, जो 2 नावों में पैर रखकर आराम से बैठी हो।
तुम माँ के लिए अपना सुख होम करने की बात करती हो, पर अपने सुख के लिए तुम किस किस का विश्वास होम कर रही हो, इस पर भी कभी सोचा है? बस शिखा, स्टॉप इट, दीदी ने एकदम कहा। उनका चेहरा तमतमा आया था। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। यस दीदी, मैंने शांत स्वर में कहा, देयर शुड बी अ लिमिट। घर में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मन में तो ये सन्नाटा दीदी की विदा से बहुत पहले व्याप गया था। पास रहकर भी इतनी दूर हो गई थी हम दोनों की एक कमरा शेयर करने की मजबूरी भी अखरने लगी थी। उस विस्फोट के बाद दीदी मुझसे एकदम कतराने लगी थी और मुझे लगता था जैसे वह मुझसे नहीं, अपने आप से बच रही हो। शादी हुई और जैसे अपने आप ही सारे अवरोध दूर हो गए। विदा के समय मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोई दीदी। मन का सारा कलमश उन आंसुओं में बह गया। लेकिन मन और भी सूना हो गया, मन भी और घर भी। और कभी कभी ये सूनापन जैसे निगलने को दौड़ पड़ता है। शिखा, ओ शिखा। लगा कि बहुत दूर से कोई मुझे पुकार रहा है। बहुत यत्न से अपनी उनींदी आंखें खोलकर देखा। भाई पैताने खड़े मुझे आवाज दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने को झकझोर कर जगा पाई मैं। रो क्यों रही थी पगली? कहाँ? नहीं तो, मैंने कहा और छूकर देखा। पलकों की कोरे अब भी गीली थी। किताब लेने कमरे में आया था तो देखा, तेरी तो हिचकी बन रही है। दीदी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना घर कितना मनहूस लग रहा है, मैंने कातर स्वर में कहा। हो जाएगी, कुछ दिनों बाद इस मनहूसियत की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि घर की सारी रौनक तो उसी के साथ विदा हो गई है। अब घर में रह गए हैं 3 मनहूस प्राणी, तुम, मैं और पापा। 3 नहीं, 2 कहिए, मैंने भी उनकी तरह विनोद का माहौल बनाते हुए कहा। आपकी गिनती कैसे कर ले हम? घर में रहते भी है कभी? अरे फिलहाल तो हूँ, साले सबके सब पास हो गए। ये भी नहीं कि एक आध सप्लीमेंट्री ही ले आता, अपना काम तो चलता रहता। भाई, आप किताब लेने आए थे ना, उस अलमारी में से ले लेंगे प्लीज। और मैं पुनः करवट बदलकर लेट गई। भाई के मुंह से ट्यूशन का जिक्र जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका यूं गरजमंद होकर किसी के यहाँ जाना मन को बहुत सालता था। सच तो ये था कि अब तक हम में से किसी को ये पता भी नहीं था कि भाई ट्यूशन्स भी करते हैं। सब लोग सोचते थे कि वे या तो क्रिकेट खेलने यहाँ वहाँ चले जाते हैं या दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते हैं। इससे ज़्यादा जानने की कभी ज़रूरत ही नहीं समझी। राज तो तब खुला जब शादी पर भाई ने दीदी को आनंद शंकर की एक एलपी का उपहार दिया। तब माँ पापा को यह एहसास हुआ कि फीस को छोड़कर महीनों से भाई ने कुछ मांगा नहीं है। इस एहसास को लेकर माँ दिन भर उदास रही और पापा का स्वर बार बार तरल हो आया था। हेलो पद्मनाभ, हाउ डू यू डू? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। पद्मनाभ और यहाँ, इस कमरे में? मुड़कर देखा, दोनों हाथ कमर पर रखे भाई अलमारी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पद्मनाभ की स्टील फ्रेम जड़ी फोटो जवाब में मुस्कुरा रही है। दीदी छोड़ गई है, मैंने मरी सी आवाज में कहा। जाते समय इससे लिपटकर खूब रोई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तड़पकर कहा, पर आंखों के सामने वो सारा दृश्य तैर गया। भाई झूठ नहीं कह रहे थे। आपको इस तरह किसी की भावनाओं का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने बेमतलब दीदी की वकालत करते हुए कहा। मखौल कहाँ उड़ा रहा हूँ बाबा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, वे बोले। उत्तर में मैं चुप ही बनी रही। तो फिर बोले, नाराज हो गई क्या? सॉरी, याद ही नहीं रहा कि मैं परम श्रद्धेय दीदी की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, जो कभी माफ नहीं की जा सकी। लकी गर्ल, कैसे कैसे भक्त जोड़ लिए हैं कि कोई उनकी अनुपस्थिति में भी आलोचना नहीं कर सकता। यहाँ तो जिंदगी भर खाक छानते रहे, एक भी ऐसा न मिला। और लोग बाग है कि सामने भी फप्तियाँ कसना नहीं भूलते, पीछे जो कहते होंगे उसका तो ईश्वर ही गवाह है। भाई ये सब कुछ बिल्कुल मजाकिया लहजे में कह रहे थे, पर आखिर
में उनकी आवाज़ भीग सी गई थी। सच, भाई कभी कभी इतने बेचारे से लगते हैं कि उन पर प्यार आ जाता है। मैंने फिर बात का रुख बदल देना ही ठीक समझा। कहा, भाई हम लोग नाहक बड़े हो गए हैं, बच्चे ही बने रहते तो कितना मज़ा आता। तब ये जाति की, समाज की, भाषा की दीवारें पग पग पर हमारा रास्ता नहीं रोकती। इन चार दीवारों में तब यूं दम न घुटता। भाई ने अपनी पसंद की 2-4 पत्रिकाएं चुन ली थी। उन्हें लेकर वो मेरे पास पलंग पर बैठते हुए बोले, तो क्या पद्मनाभ के लिए ये सब कह रही है? यही समझ लीजिए। क्या तो सोचती है कि पद्मनाभ तमिल भाषी न होता तो रेखा उससे विवाह कर लेती? क्यों नहीं करती क्या? इसी तरह 3rd डिविजनल एमए होता, इसी तरह एक पार्सल क्लर्क का बेटा होता तो कभी नहीं करती। और आज भी अगर पद्मनाभ में कुछ भी संभावनाएं होती तो जाति और भाषा की ये दीवारें अपने आप ठह जाती। न माँ को एतराज होता न रेखा को। भाई कभी कभी आप बहुत बहुत कड़वा सच बोल जाता हूँ ना। माँ ने कार्तिक का रिश्ता जिस ढंग से हत्या लिया है, रेखा जिस स्थित प्रज्ञ भाव से घर की तबाही देखती रही है, उससे और क्या निष्कर्ष निकलता है। वैसे दीदी पूरे 6 महीने तक बड़े असमंजस में झूलती रही है, मैंने कहा। ये असमंजस, ये अनिश्चय ही तो उसकी कहानी कह जाता है। उसकी आस्था में जरा भी बल होता तो इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी। प्रेम कभी मध्य मार्ग नहीं अपनाता। इट इज आइदर यस और नो। तो ये सब कुछ छलावा था? नहीं, छलावा नहीं था, भाई ने कहा और उठ बैठे। पीठ पर हाथ बांधकर कुछ इस तरह कमरे में चहलकदमी करते रहे, फिर उसी तरह चहलकदमी करते हुए बोली, जानती हो शिखा, ये बड़े आदमियों की बीवियां ऐसा एकाध प्रेम प्रसंग पाल लेती है। अच्छा रहता है, कभी वक्त बेवक्त उदास होने के लिए एक कारण मिल जाता है। अत्यधिक सुख से जब मन बेस्वाद हो जाता है तो थोड़े से आंसू बहाने से राहत मिल जाती है। बड़ा कारगर नुस्खा है ये। भाई जैसे अपने आप से बोल रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। और शिखा, ये लोग एक एक सहेली भी रख छोड़ते हैं। ये उनके लिए कस्टोडियन का काम करती है। कस्टोडियन मतलब संरक्षिका। सारे प्रेम पत्र, उपहार, फोटो उसे सौंप दिए जाते हैं। उनका अपना घर बेदाग रहना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत याद आने लगे तो सहेली के यहाँ चले जाएं। मन बहला लिया और सहेली जिंदगी भर यही बेगार किया करे। पूरी बात तो सुना करो। हमेशा ये स्थिति थोड़े ही रहती है। 2-4 साल बाद नई जिंदगी का रंग मन पर चढ़ने लगता है। पिछली बातें बेवकूफ़ी सी लगती है। तब ये उदार मना महिला अपनी सहेली से कहती है, आज से मैं अपना प्रियतम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे भाग्य में इसका सुख नहीं लिखा है। ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए ही इसे बनाया है। तब सहेली क्या जवाब देती है? जवाब क्या देगी? साफ कह देती है कि प्रेम अपनी जगह है, करुणा अपनी जगह। मुझे इस आदमी से सहानुभूति है। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि। मैंने भी यही कहा था। भाई चलते चलते एकदम रुक गए। क्या कहा? मैंने भी यही जवाब दिया था। माय गॉड, यानी कि रेखा जी इतनी अधीर हो उठी थी कि हनीमून से लौटने तक की सब्र न हो सका। खैर, तुमने जवाब अच्छा दिया। बेचारी रेखा कितनी निराश हुई होगी तुम्हारा 2 टूक जवाब पाकर। भाई के व्यंग को अनसुना कर मैंने बताया, मुझसे कुछ नहीं कहा। पद्मनाभ को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? यही कि शिखा बहुत प्यारी लड़की है। ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया है, पर उसकी भरपाई भी खूब की है। तुम दोनों मिलकर एक अलौकिक संगीत की सृष्टि कर सकोगे। और वो गधा ये सब तुम्हें सुनाने चला आया? भाई की मुट्ठियां एकदम कस गई थी। उसका कोई दोष नहीं है भाई, मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा। दीदी ने हजार कस्में जो दे रखी थी, और अभी तो सब कुछ इतना ताज़ा है कि ये बात टाल नहीं सकता। चुपचाप पत्र पकड़ाकर चला गया। और तुम्हारा जवाब? वो मैंने डाक से भेज दिया है। लिख दिया है कि माँ बाप ने बहुत सोच समझकर दीप शिखा नाम दिया है मुझे।
मैं चुपचाप जीवन भर जलती रहूंगी, पर किसी की दया की भीख मुझे मंजूर नहीं है। इरादा तो दीदी को लिखने का था, पर उनका रसभंग क्यों किया जाए। पर इतना सब कहते कहते वेग से मेरा गला भर आया। भाई, क्या सचमुच इतनी दयनीय हूं मैं? दत्त पगली, उन्होंने कहा और मुझे अंक में भर लिया। बड़ी देर तक मेरे बालों पर, मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। भाई का यह स्नेही स्वरूप मेरे लिए एकदम नया था, पर उनकी ये निशब्द सांत्वना भी मुझसे झेली नहीं गई। पता नहीं मन कैसा हो गया। कोई प्यार भी करता है तो मुझे उसमें दया की, करुणा की बू आने लगती है। वो ऐतिहासिक पत्र देखेंगे? बहुत हौले से अपने को अलग करते हुए मैंने कहा। रहने दे, उसमें देखना क्या है? अपनी पुस्तकें समेटते हुए वे बोले। यही सब तो लिखा होगा कि मैं अपने प्यार को यथार्थ की क्रूर थपेड़ों से बचाना चाहती हूँ। मेरे मन के तय खाने में इसे सुरक्षित रहने दो। प्रेम को शाश्वत रखने का इन लोगों का यही तरीका है। थोड़ा कठोर है ना? और भाई कमरे से बाहर चले गए। मैंने दराज खोलकर दीदी का वो पत्र निकाला। बड़ी सुपर फाइन अंग्रेजी में लिखा था। मैं जयदेव की पद्मावती बनना चाहती थी। कल्पना की आंखों से रोज देखती थी कि संयुक्ता और रघुनाथ पाणिग्रही की तरह हमारी जोड़ी भी रोज कीर्ति के नए शिखर चूम रही है। पर मैं जानती हूँ, सभी सपने सच नहीं होते। सत्य कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब फूल ही नहीं बिछे मिलते। तब क्या मोहभंग की उन क्षणों में मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन जिससे इतना प्रेम किया है उससे घृणा करने लगूंगी, ये कल्पना भी दहशत पैदा करती है। भाई बिना पढ़े कैसे जान गए सब? और जैसे दिमाग में एकाएक कुछ कौन गया। भाई के चेहरे पर पुती वेदना, उनकी आंखों का सूनापन, उसके स्वर का भीगापन, सभी जैसे एक साथ अपना इतिहास कह उठे। कैसी मूर्ख थी मैं! कितने आत्म केंद्रित है हम सब। दिन रात एक भट्टी सी सुलग रही है उनके मन में, पर किसी को आंच तक नहीं आती। मन हुआ दौड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। वे अपने कमरे में नहीं थे। इतनी धूप में छत या आंगन का सवाल ही नहीं था। तभी पापा की केबिन से टाइपराइटर की खटपट सुनाई दी। जाकर कनखियों से देखा। शून्य में ताकते हुए भाई मशीन से खिलवाड़ कर रहे थे, पर उस खिलवाड़ में भी लगातार एक ही नाम टंकित होता चला जा रहा था। भाई! आवाज पर एकदम चौंक उठे वे। मशीन पर लगे कागज को अनदेखा सा करते हुए मैं पास खड़ी हुई। भाई, एक बात कहनी थी। क्या? इस समय तक वे काफी संभल चुके थे। मैं सिर्फ ये कहने आई थी भाई कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें और भी लोग हैं, और सभी दीदी जैसे या पुनीता मिश्रा जैसे नहीं होते। भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डूबती सी आवाज में इतना ही कह पाए थे, थैंक्स शिखा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, मालती जी का ये लघु उपन्यास यही समाप्त होता है। आपको उपन्यास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।